तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, नमस्कार करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेस पर। यहां पर आपको हैंड डिटेल नोट्स में यहां पर लिखा हुआ बोर्ड पर मिल जाएगा और सभी विषयों की हैंड डिटेल नोट्स यहाँ पर बोर्ड पर लिखा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। वहां से अपनी नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा। और हम आपको टीचिंग करें यानी आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री लेक्चर 5 और वीडियो नंबर 5 है ये, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण मैंने 4 लेक्चर तक पढ़ा दिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटिव सब कुछ पढ़ा दिया गया है। अब ये लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद से आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बात किया इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है, उपचायक तथा औपचायक पढ़ना है, संक्षारण तथा दहन अभिक्रिया पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, विकृत गंधिता पढ़नी है। इसे रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। इसे आप लोग इसका सभी का नाम मैं आपको बता दूंगा, जैसे संक्षारण का कैरोसिन, विकृत गंधिका का रेंसिडिटी, ये सब इसकी इंग्लिश में अभी बोर्ड पर लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स पे पहला पे चलते हैं। वीडियो ज्यादा मतलब हाई न करते हुए, ज्यादा लॉन्ग न करते हुए, हम सबसे पहले अपने रेडॉक्स अभिक्रिया पर चलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले इसकी बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इसमें 3 चीज आपको कॉमन याद रखनी है समझाने के लिए। एक होगा अभिकारक। अभिकारक सदैव कहाँ होता है बच्चों, बाईं ओर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे क्या होता है, बाईं ओर होता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई रासायनिक अभिक्रिया A+B लिया और इससे AB बनाया, तो अभिकारक की बात करें तो ये दाईं और ये बाईं, तो बाईं ओर क्या होगा, अभिकारक होगा। क्लियर, हमेशा बाईं ओर क्या होगा, अभिकारक होगा अपना। अब उपचयित का बात किया जाए तो उपचयित यानी कि उपचयित का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का क्या योग, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो। और जिसमें और अपचयित का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। तो आप इसे लिख सकते हैं, कोष्टक में भर करके मैंने लिख दिया है कि इसका अर्थ हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या हो, अपचयित हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जांपल दैट कि मान लो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, या नीचे थोड़ा, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 गैस है। तो मैंने क्या किया, अभिक्रिया कराया, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराया, तो हमारे पास बना कॉपर प्लस H2O। इस नियमानुसार मैंने यहाँ पर मेरे पास अभिक्रिया कितने हैं, अभिकारक कितने हैं, एक अभिकारक, 2 अभिकारक, यानी अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो बोला कि जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा पहला अभिकारक ये है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का योग हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जब यहाँ पर गया तो ऑक्सीजन के साथ क्या किया, योग किया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, तो उपचयित अभिक्रिया हुई। जहां उपचयित
जहां ऑक्सीजन का योग होता है उपचयी। अब यहाँ पर बात देखो तो कहोगे कि सर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कहोगे कि ब्रदर यहाँ पर तो क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी तो योग हुआ है, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हटा। ध्यान से रासायनिक अभिक्रिया को समझो, ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ से ह्रास हुआ, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हटा। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो वो भी क्या होता है, हमारा अपचयित अभिक्रिया होता है। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का, तो आप जाकर देख लें कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो पर और हाइड्रोजन का क्या हो, कमी हो, यानी कि ह्रास हो। तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। और अपचयन की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है, लेकिन बाद में अभिक्रिया कराने पर ये योग जो है टूट गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी भी होगी ना, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो अपचयित अभिक्रिया होगी। क्लियर, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। पेपर में आपको ऐसे ही पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक एग्जांपल आप ये दे देना, आपको नंबर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके लिए इसको मैं मिटाकर अगला लिखता हूं। अब हमारा टॉपिक है कि उपचायक तथा अपचायक किसे कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रेडक्सिंग एजेंट्स, इस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपचायक एजेंट्स, यानी कि उपचायक एजेंट्स क्या हैं। तो उपचायक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों की सहायता से जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है, उसे उपचायक कहते हैं। आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन जैसे है, ऑक्सीजन से क्या होता है कि उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन अभिक्रिया होगा। आप अगर जाने ओजोन यानी कि O3, ओजोन का सूत्र होता है, ओजोन का भी क्या होता है, उपचयन होता है। अगर हम जाने तो आयोडीन का भी उपचयन होता है। जिन उपचयन मतलब जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है, तो आयोडीन की सहायता से भी क्या होता है, उपचयन होता है। ब्रोमीन की सहायता से भी क्या होता है, उपचयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की भी सहायता से क्या होता है, उपचयन होता है, इत्यादि ऐसे ये सब हैं कि जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं कि उपचयन होता है। कि एक बार हम आपको बोल दे रहे हैं कि जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। ऑक्सीजन, ओजोन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ऑक्सीजन, ओजोन, ब्रोमीन और ब्रोमीन यहाँ पर बोरान, ये है बोरान, इसे ब्रोमीन ऐसे लिखते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाँ ब्रोमीन, क्लोरीन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि उपचायक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं। अपचायक, ये हमारा एक टॉपिक, यहाँ पर दूसरा अपचायक क्या है भाई, तो यही पे जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सहायता से क्या होती है, अपचयन होती है। और बात करें तो हमारे पास ओजोन की सहायता से भी अपचायक होती है, या SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की भी सहायता से अपचयन होती है। और बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की भी सहायता से क्या होती है, उपचयन होती है। ओजोन की भी सहायता से क्या होती है, उपचयन होती है। आप लोग को सभी को मालूम होना चाहिए, ओजोन यानी O3 की सहायता से भी क्या होती है, उपचयन होती है, इत्यादि। तो एक यहाँ पर आप नोट करके बात लिख लेना, इसे मैं मिटा रहा हूं कि आप इधर नोट करके एक बात लिख लेना कि यहाँ पे मैं नोट लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले नोट, कुछ ऐसे पदार्थ जो उपचायक तथा अपचायक दोनों गुण रखते हैं। जैसे हमारा देख सकते हैं तो यहाँ पर ओजोन तो पहले ही आएगा, ओजोन हो गया, SO2 इत्यादि। ये 2-3 ऐसे हैं जो दोनों के गुण रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसे पहले जान लीजिए कि इंग्लिश में यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन। तो दहन अभिक्रिया, दहन यानी कि जिसका अंत हो जाए, जो कि ऑक्सीकृत हो जाए, दहन अभिक्रिया ऑक्सीकृत हो जाए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाए, यानी कि जल जाए, क्या हो जाए, जल जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, तो उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, यानी कि जल जाए, उसे क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं एक तत्व यानी कि C4H10, इसे कहते हैं ब्यूटेन, को जब हम 13/2 ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन से जलाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ध्यान समझिए कि जब ब्यूटोन को 13/2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, दहन अभिक्रिया हो रहा है। क्योंकि कोई भी, इसमें बोला है कि कोई भी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कोई भी पदार्थ ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी जल रहा है, तब जानते हो कि कार्बन देगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस कर लिया जाए, हमारे पास यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है
और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 लगा दे रहे हैं। जब कार्बन की संख्या बराबर हुई तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देख ले तो 10 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 5 दूनी 10 हो गया कि नहीं हाइड्रोजन की संख्या। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 दूनी, यहाँ पर पहले यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देख लें। तो आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन इसके गुणांक में है, तो यानी 13/2, ये ऑक्सीजन का गुणांक यानी 2। समझ गया। जब इसको हल करेंगे तो 26/2 आएगा। जब इसको काटेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 13। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 13 है, तो हमें ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 13 भी लाना होगा। तो आप देख सकते हैं तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 5, तो 8 और 5 13, यानी ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है, बराबर है। क्लियर, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ हमारे प्यारे दोस्तों को दहन अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गया होगा। दहन अभिक्रिया में कुछ नहीं, किसी भी पदार्थ को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में ले जाओगे तो वो जल जाएगा, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कोई भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाने पर वो जल जाता है, अर्थात ऑक्सीकृत हो जाता है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाने पर जल जाता है, यानी कि वो कोई ऐसा पदार्थ होता है ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया करते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ब्यूटेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब हम चलते हैं संक्षारण यानी कि कैरोसियन पर। संक्षारण यानी कि कैरोसियन, किसे पर, कैरोसियन पर। अब ये कैरोसियन क्या है, कैरोसियन क्या है, तो कैरोसियन मतलब संक्षारण। आप लोग सबसे पहले देखते होंगे कि हमारे पास कोई भी लोहा हो, चाहे चांदी का बर्तन हो, मान लीजिए मैक्सिमम आप लोग के पास लोहा है। अगर मेरे पास कुछ लोहा है तो मैं उसको क्या करूं, कहीं बाहर रख दूं, या कुछ समय बाद उसको मैं थोड़ा सा उस पर पानी डाल दूं, उसको छोड़ दूं, तो आप देखते होंगे कि उस लोहे के वस्तु पर क्या है कि उस लोहे के धातु पर कुछ समय बाद भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो भूरा रंग की परत जो चढ़ती है तो क्या है, यानी कि वो लोहा क्या है, संक्षारित हो गया है। यानी कि उस लोहे पर क्या हुआ है कि H2O यानी जल का, Fe में जल का रिएक्शन हुआ है, जिस कारण कि वह उस पर भूरे कलर का कलर चढ़ गया है, यानी भूरे कलर का परत चढ़ गया है। तो वही तो है संक्षारण। तो संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब हमारे आसपास कोई वस्तु अम्ल, आर्द्रता तथा नमी युक्त, जब हमारे पास कोई वस्तु अम्ल, आर्द्रता तथा नमी युक्त पदार्थों से, जब हमारे पास कोई वस्तु अम्ल आर्द्रता तथा नमी युक्त पदार्थों या नमी युक्त पदार्थों से क्या करता है, रिएक्शन करता है। यानी कि नमी युक्त, जब हमारे पास कोई धातु, यहां पर लिखो कोई वस्तु नहीं, जब हमारे पास कोई धातु गलत हो जाएगा ना, कोई धातु अम्ल आर्द्रता तथा नमी युक्त के संपर्क में आती है, नमी युक्त के संपर्क में आती है, तो वे क्या होती है, तो वे संक्षारित हो जाती है। तब वो क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। हमारे आसपास क्या होती है, जब कोई वस्तु है या जब कोई धातु जब हमारे आसपास कोई धातु अम्ल, आर्द्रता तथा नमीयुक्त के संपर्क में आती है तो वे क्या हो जाती है, तो वे संक्षारित हो जाती है, जिसे
संक्षारित हो जाती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में मैं इसमें कुछ है, जैसे कि मान लो मैंने जब लोहा का बर्तन लिया, तो आप लोग एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हो, वरना 2 मिनट वीडियो को मैं पॉज करूंगा और उसके बाद से मैं इस पूरे अभिक्रिया को लिख दूंगा और उसके बाद आपको बता दूंगा। कि मैं बोल दे रहा हूं पहले कि जब मैं कोई भी लोहे की वस्तु को लेता हूं और कुछ समय तक अपने पास रखता हूं, उस पर कहीं वायु या नमी युक्त कोई अम्ल या उससे क्या हुआ, वो संपर्क में आया, तो कुछ समय बाद वो क्या हुआ, उस पर भूरे रंग की परत चढ़ गई, जिस कारण वो संक्षारित हो गया। ये हो गया। जब कोई चमकीले बर्तन में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय वहां पर पानी रखते हैं, देखते हैं कि कुछ समय बाद कि वो भी क्या होता है, उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसे कुछ अभिक्रियाएं हैं जिस कारण से क्या होती है कि वो उसके संपर्क में आती है और उस पर क्या होता है, काले रंग का परत चढ़ जाता है। तो मैं इन सब बातों को बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप लिख लीजिए संक्षारण में इसका क्या एग्जाम्पल की लोहे की चमकीली वस्तुएं कुछ समय बाद संक्षारित हो जाती हैं, अर्थात उस पर क्या होता है, लाल और भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो मैंने आपको बताया वही लिख दिया है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अरे भाई ये तो जो है लोहे पर जंग लग गया है, और ये लोहे पर जंग लग जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और संक्षारण में धातु का भार धीरे धीरे कम होता है, यानी संक्षारित धातुओं का भार धीरे धीरे कम होता है। समझ गया। अब इसका हम लोग संक्षारण का उपयोग और उससे निर्मुक्ति का हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बचाव से क्या करते हैं, उसको बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि संक्षारण में क्या होती है, वस्तुओं का क्या होता है, संक्षारण में संक्षारित धातुओं का क्या होता है, वजन कम होने लगता है। तो उसको कैसे बचाया जाए, उससे बहुत हानियां हैं, क्योंकि मान लीजिए कि उससे बहुत से नुकसान भी हैं। जैसे कि मान लो कोई लोहे की मैंने कीमती सामान खरीद लाए, अब वो कुछ समय बाद संक्षारित हो गए, जिससे कि उसका वजन घटने लगा। लोहे की मतलब मान लो मैंने एक पाइप ला दी और मैं उसको क्या किया, एक घर के नीचे एक सीढ़ी बना दी। एक सीढ़ी बनाने के लिए लोहे की पाइप से मैंने सीढ़ी बना दी, वो कुछ समय बाद संक्षारित हो गई, जिससे उसका वजन कम हो गया। अगर मान लो उस पर कोई व्यक्ति चढ़ा तो सीढ़ी टूट जाएगी। तो इससे बहुत सी घाटाएं भी हैं। इसको रोकने की विधियां संक्षारण रोकने की कुछ विधियां भी होती होंगी, जिससे आप कर सकते हैं। संक्षारण रोकने की प्रमुख विधियां 3-4 विधियां हैं। प्रमुख विधियां, पहले तो आप क्या कर सकते हो कि जब जंग लग जाए तो उस पर, उस धातु पर क्या करो, आप पेंट लगा दो। पेंट लगाकर उसको रोक सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ग्रीस लगाकर, ग्रीस काले रंग की होती है, जो आप खरीदोगे तो हल्का सा क्या बोलते हैं, जब उसको नया न्यू खरीदोगे तो वो येलो कलर की होती है, हल्का हल्का येलो कलर की होती है। ग्रीस लगाकर भी इसको रोका जा सकता है। तीसरा होता है एसडीकरण, एसडीनीकरण, सॉरी टीनीकरण होता है, टीनीकरण। इसमें क्या होता है कि उस वस्तु की जगह पर आपको नई वस्तु मिल जाती है। वो आपको चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा मैं कि एसटीनीकरण क्या होता है। और ये सब कुछ विधियां हैं जिससे आप क्या करते हो, संक्षारण की विधि, मतलब संक्षारित वस्तुओं को क्या कर सकते हो, रोक लगा सकते हो, और उस पर क्या कर सकते हो कि मतलब उससे वस्तुओं को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। अब ये कुछ और विधियां, ये सब अब वीडियो को फॉलो कर इस विधियों को फॉलो कर आप काम कर सकते हो। या फिर आप आसान तरीके से आपके घर में मतलब जान लो कि आपके पास बहुत ज्यादा तेल है तो तेल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेल लगाकर भी इसको क्या कर सकते हो, संक्षारण की विधियों को, मतलब संक्षारित वस्तुओं को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि संक्षारण आपको समझ में आ गया होगा। अब एक होता है, अब यहाँ पर आपको लिख देता हूं कि जब लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाता है, तो उसके लिए रासायनिक सूत्र, तो लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र होता है, लोहे पर जंग
लगने लगने का रासायनिक सूत्र लिख लो। रासायनिक सूत्र होता है जो पेपर में आता है, पेपर में 1 नंबर को आता है बहुविकल्पी में, उसका होता है Fe2O3 डॉट XH2O Fe2O3 डॉट H2O या डॉट H2O जो होता है लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र है। X का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको कोई भी क्या होगी, धातु क्या होगी, मिलेगी। कोई भी धातु आपको क्या होगी, मिलेगी। जैसे कि कोई भी धातु हो सकता है, कोई भी धातु हो सकता है। Fe3 हो, यहाँ पर कोई भी, जैसे कि मान लो आपके पास कोई धातु लोहे मान लो Fe मान लो, यहाँ पर कोई धातु यहाँ पर रख के आप काम कर सकते हो। Fe2O3 डॉट XH2O। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र मालूम हो गया होगा, ये सब रोकने की विधि। अब आते हैं हम लोग रेसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता पर। तो आपको बताया गया कि Fe यहाँ पर बार बार भूल जा रहा है, लिख रहा हूँ कुछ और, बता रहा हूँ कुछ और, सॉरी दोस्तों। Fe2O3 डॉट X, यहाँ पे डॉट है, डॉट XH2O, समझ में आ गया। Fe2O3 डॉट XH2O। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट इन फर्स्ट चैप्टर का, अंत भला तो सब भला, आपने सुना होगा, तो इसे हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जब आप लोग, आपके पास कुछ वस्तु लाते होंगे, मतलब जाइए मार्केट से कुछ सब्जी लाइए, उसको कई दिनों तक आप उसके रूम में ही रख दीजिए, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगा, बदबू देने लगेगा। तो क्या होता है, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ही होती होंगी ना, जैसे खराब हो जाता है, उस पर कीड़े लगने लगते हैं। तो सेम वही है कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद तथा गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जो मैं बोल रहा हूं वही कि वसायुक्त अथवा तेलीय कोई भी खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद अथवा या तथा गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपने समोसा लाया और 4 दिन तक आपने घर में रख दिया, तो क्या हुआ, बदबू देने लगा, यानी कि तेलीय सामग्री है वो। कोई भी तेलीय अथवा कोई भी वसायुक्त अथवा तेलीय, वसायुक्त का मतलब, वसा मतलब तेली होता है, तेलीय सामग्री को आपने जब लंबे समय तक रखेंगे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एग्जांपल दैट, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मैंने मार्केट से गया और कुछ तेलीय सामग्री लाया, जब लंबे समय तक रखा तो क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब उसको उपाय क्या होंगे, यहाँ पर मैंने उसके उपाय बता देता हूँ। उपाय, उसको उपाय यानी कि वो क्या हो, खराब ना हो। 2 अच्छे उपाय बताऊंगा जिससे आपको जो सभी लोग फॉलो करते हैं। पहले तो आप जाइए मार्केट से कोई सामान लाइए तो उसे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख दीजिए, उसे क्या कीजिए, उस वस्तु को यानी कि उस तेलीय सामग्री को क्या कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए।
फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, जो कि आजकल सामान्य भाषा है, सामान्य चीज है सबके घर में फ्रिज होना। अब कोई भी चीज ऐसा होता है जैसे कि जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो है गैस है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, उतना अभिक्रिया नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, जिसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे कि वो भी क्या होता है, सेफ रहता है, और फ्रिज में भी रख देंगे तो वो भी सेफ रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे लेक्चर वाइज आपने वीडियो देखा होगा, तो यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। अगर आपको कुछ सीख मिली होगी तो मैं आपका छोटा भाई, आप मेरे कमेंट में यानी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखकर कमेंट करके भेज दीजिएगा, जिससे मुझे और अच्छे से पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिले कि मेरे दोस्त और मेरे सभी भाई अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरे बातों को समझ रहे हैं। तो आपका मेरे साथ इतने देरी तक बने रहना, और आप लोगों का धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने अच्छे से हैंड डिटेल नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।